हमने अभी तक देखा किस तरह से एक मशीन बनाते हैं जिसको वीपीएस कहते हैं और उस मशीन पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। फिर हमने ये देखा कैसे आप अपने डोमेन को अपनी आईपी पे पॉइंट करा सकते हैं जिससे कि जब भी आप कोई आपका डोमेन टाइप करे तो वो सीधा आपकी वर्चुअल मशीन पे पॉइंट होके आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाए। आज हम देखने वाले हैं कैसे आप एसएसएल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपने मशीन पे और अपने डोमेन को सिक्योर बना सकते हैं। एसएसएल मतलब HTTPS बना सकते हैं। लेकिन हम HTTP पे जाएं उसके पहले हमें एक कंसेप्ट ग्रैब करना है और वो है रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी एक ऐसा प्रोग्राम होता है, दिख रहा है बीच में ये प्रोग्राम है। वो क्या करता है ना, नॉर्मली एक ही मशीन पे होता है लेकिन पॉसिबल है रिवर्स प्रॉक्सी कहीं और सर्वर पे हो। आपका जो सर्वर है मतलब आपका जो बैकएंड चल रहा है या तो फ्रंट एंड चल रहा है किसी और सर्वर पे चल रहा हो। तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हमारा ये यहाँ पे नॉर्मली एप्लीकेशन रन होती हैं। अगर नोड जेएस या पाइथन या तो अलग एप्लीकेशंस कोई है ना, तो वो नॉर्मली लोकल होस्ट पे या तो किसी भी होस्ट पे एक पर्टिकुलर अलग पोर्ट पे रन होती है, वो एटी पे रन नहीं हो रही होती नॉर्मली। ठीक है, अगर वो पीएचपी की एप्लीकेशन है तो पीएचपी नॉर्मली अपाचे के साथ आती है, वो एटी पे रन होते हैं। कुछ कुछ अपाचे सर्वर एटी पे भी रन होते हैं। तो नॉर्मली एप्लीकेशन जरूरी नहीं है वो एटी पे रन होती है। ठीक है, तो लेकिन जब वेब यूजर आएगा ना तो यूजर तो ऐसे नहीं लिखेगा mydomain.com:3000:8080 ऐसा तो नहीं लिखेगा ना। एंड यूजर को क्या चाहिए, पोर्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे अपने को अगर एप्लीकेशन को पॉइंट कराना है तो एक तो चीज ये कर सकते हैं कि भाई अपनी एप्लीकेशन को ही 80 पोर्ट पे चला दो। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि बीच में रिवर्स प्रॉक्सी का कोई भी एक प्रोग्राम यूज कर लो। नॉर्मली अपाचे और एनजीएक्स दोनों ही रिवर्स प्रॉक्सी की तरह यूज होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर एक मशीन है उस पर दो एप्लीकेशन चलानी है, मान लो आपको। एक है आपका जो विजिटर आता है उसकी पैनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, आप एक वेबसाइट चलाते हो, मान लो उसका नाम है yourname.com। yourname.com ना कस्टमर का पोर्टल है, वहां पे कस्टमर आके लॉग इन करेगा, कस्टमर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, बाय करेगा। मान लो वही ई कॉमर्स वेबसाइट है। और आपको एक दूसरा डोमेन भी लगाना है, admin.yourname.com, जहां पे ना जो आपका सेलर है, मतलब आप खुद अगर सेलर हैं तो आप वहां जाके लॉगिन करेंगे जहां एडमिन लॉगिन करेगा। और एडमिन प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, प्रोडक्ट ऐड करेगा, प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करेगा। ठीक है, ये एडमिन वाला पैनल हो जाता है। तो आपको एडमिन पैनल और जो दूसरा अपना कस्टमर पैनल है वो दो तो अलग अलग प्रोसेस होंगी नॉर्मली। ठीक है, एक प्रोसेस चलेगी वो मान लो पोर्ट नंबर 3000 पे चलती है, दूसरी प्रोसेस 3001 पे चल रही है मान लो। ठीक है, अब इस केस में आप अगर चाहो कि भाई मेरा एडमिन पैनल और मेरा जो yourname.com क्लाइंट साइड वेबसाइट है दोनों को ही 80 पोर्ट पे चलाना चाहो तो कैसे चलाओगे? उस केस में आप नहीं चला सकते। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस एक ही पोर्ट पे चल सकती है। तब तब भी ना ये जो अपाचे और एनजीएक्स हैं वो एज अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं और हम दो डोमेन को एक ही मशीन पे पॉइंट करा के अलग अलग प्रोसेस पे ले जा सकते हैं। और अगर हम एनजीएक्स और अपाचे यूज करते हैं तो हमें एसएसएल वगैरह कॉन्फ़िगर करने में भी इजीनेस आती है। वरना एसएसएल कॉन्फ़िगर करने के लिए हर एप्लीकेशन का अलग अलग तरीका होता है। जावा में अलग तरीका, नोड जेएस में अलग तरीका, पाइथन में अलग तरीका, पीएचपी में अलग तरीका। एक्चुअली पीएचपी में तो अपाचे यूज होता ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपाचे को या तो एनजीएक्स को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज कर लें तो बिहाइंड द सीन हमें एसएसएल का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता है। तो हम फिलहाल देखेंगे कि कैसे एनजीएक्स का यूज करके हम रिवर्स प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं। बाहर से कोई भी आएगा वो बिना पोर्ट के आएगा, अंदर हम किसी भी चीज से रिवर्स प्रॉक्सी करा सकते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब ये हुआ कि हम बाहर जो दे रहे हैं ना डोमेन, मान लो hamidlohar.com, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो किसी दूसरी ही वेबसाइट को फैच करके दे रहा हो, इसको बोलेंगे हम रिवर्स प्रॉक्सी। कभी भी अगर हमें प्राइवेट कोई एड्रेस होता है उसको हाइड करना होता है तब भी हम रिवर्स प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं ना, मेरा एक मशीन है ऑलरेडी पड़ा हुआ, ठीक है, वो इस पोर्ट पे चल रहा है और मैंने अपने ऑलरेडी जो अपना सीनेम नहीं ए रिकॉर्ड है जो डीएनएस सर्वर पे, वो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है। ठीक है, वो इस पोर्ट पे चल रहा है और मेरा hamidlohar.tech 3000 प्रोसेस रेडी है। 80 प्रोसेस पे अभी कुछ नहीं चल रहा है तो 80 मतलब अगर बिना पोर्ट के मैं लिखूंगा तो वो एरर देगा। 80 पोर्ट पे हम क्या इंस्टॉल करेंगे? एनजीएक्स। एनजीएक्स या तो अपाचे, दोनों में से कोई भी इंस्टॉल करो।
लेकिन अगर आपको सिर्फ रिवर्स प्रॉक्सी से मतलब है तो nginx बेस्ट है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन इजी है अपाचे के मुकाबले। देखिए यहाँ पे ना, ये मेरा टर्मिनल है, लोकल का टर्मिनल है मेरा, इसका यूज करके मैं ये वाला आईपी एक्सेस करूंगा। यहाँ पे SSH किया है, आई के बाद ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं टेल्ड साइन, टिल्ड स्लैश, ठीक है। डॉट स्लैश का मतलब करंट डायरेक्टरी और टिल्ड स्लैश का मतलब होम डायरेक्टरी। अब ये जो मेरी VPS वाली फाइल थी ना, फोल्डर, वो होम डायरेक्टरी में है। तो अगर कहीं पे भी मुझे होम डायरेक्टरी का एक्सेस करना है तो मैं टिल्ड स्लैश करके कुछ भी लिखूंगा तो वो होम डायरेक्टरी से रिलेटिव एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी K1 फाइल पड़ी है जो कि मेरी प्राइवेट की है, और इसको मैं इस IP पे एक्सेस करूंगा, एंटर करूंगा, वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज करके दिखाता हूं मैं आपको। अगर हमारा AA रिकॉर्ड, ठीक है, किसी भी IP को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब हम IP की जगह A रिकॉर्ड कहीं पे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अमित लोहार डॉट टेक। ये A रिकॉर्ड के बारे में एक अच्छी चीज थी। अगर आप मतलब IP A रिकॉर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, तो फिर अमित लोहार डॉट टेक जहां लिखूंगा वहां ये IP को ही माना जाएगा। ठीक है। चलो ये तो एक चीज होगी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ LS, और मेरे पास एक नोड सर्वर का फोल्डर है जिसमें नोड सर्वर चल रहा है, और मेरे पास यहाँ पे एक PM2 चल रहा है। PM2 LS करूंगा तो मुझे दिखेगा यहाँ सर्वर एक चल रहा है, और नॉर्मली वो नॉर्मल सर्वर है जो हेलो वर्ल्ड देता है। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड वाला मेरा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, रिवर्स प्रॉक्सी यूज करने के लिए nginx को इंस्टॉल करूंगा। उबंटू मशीन है, इंस्टॉलेशन बहुत इजी हो जाता है। apt इंस्टॉल nginx, ठीक है, apt इंस्टॉल nginx, इसको एंटर मारूंगा। ये इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा टाइम लेगा। इंस्टॉल होने के बाद पोर्ट नंबर 80 ऑक्यूपाई करके स्टार्ट भी हो जाए। अब मैं देखो पोर्ट नंबर 80 खोला ना, इसने बोल दिया वेलकम टू nginx। मैं 80 लिखूं ना लिखूं, 80 रहता है वहां पे। ठीक है, nginx वेब सर्वर सक्सेसफुली रन हो गया है। अब आपको उसे कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अब देखो nginx सर्वर चालू हुआ है, और वो ना सिस्टम में एज ए सर्विस चल रहा है। जैसे कि ये क्या है, PM2 LS करेंगे तो PM2 क्या है, एक सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है ना, वैसे ही कोई भी एक सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है, वैसे ही ये जो सर्वर है ना nginx, वो भी बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन उसको स्टार्ट और स्टॉप या उसका स्टेटस जानने का तरीका अलग है। उबंटू सिस्टम में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं सिस्टम CTL या सिस्टम D बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, और उसको एक्सेस कर सकते हैं हम सर्विस कमांड से। ठीक है, सर्विस, फिर सर्विस का नाम लिखना है। मैं NG लिखूंगा ना तो nginx उसने पूरा कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सर्विस थी। अगर सर्विस होती नहीं तो ये पूरा ऑटो कंप्लीट होता नहीं। तो आपको मान लेना है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। स्टेटस करूंगा तो मुझे दिखेगा एक सर्विस है जो एक्टिव है, ये उसकी सर्विस की फाइल है। ठीक है, इसको मैं Ctrl+C मार दूंगा, इससे मैं बाहर चला जाऊंगा। अब मैं इसको यहां से स्टॉप कर सकता हूं, सर्विस nginx स्टॉप। अपाचे अगर इंस्टॉल करते हो ना तो अपाचे के लिए भी सेम ऐसी कमांड होती है, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, सर्विस अपाचे 2 स्टॉप। ठीक है, ये देखो सर्विस स्टॉप हो गई मेरी। इसको फिर से स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट लिख सकता हूँ। जैसे हम Node.js में PM2 के साथ करते हैं। ठीक है, PM2 बैकग्राउंड में चलता है, PM2 LS किया, PM2 स्टॉप कर देता हूँ मैं, PM2 स्टॉप 0। इसको लिखने का तरीका अलग है, लेकिन PM2 स्टॉप 0 ये जो ID है, इसको स्टॉप कर दिया। अब मेरा 3000 वाला भी बंद हो गया। इसको मैं कर दूंगा स्टार्ट 0। अभी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और 3000 पे फिर से चलने लगा, nginx पे फिर से चलने लगा। अभी क्या करना है हमें, nginx की ना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको जाके एडिट करना है। ठीक है, nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है, मैं चीज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ मिलेगी। ठीक है, पहले तो देखो होम में चले जाते हैं, फिर हम विम खोलेंगे, विम में ही फाइल खोलेंगे कोई भी। ठीक है, विम etc, नॉर्मली etc डायरेक्टरी में सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। हमने etc का ऑलरेडी कहीं पे यूज किया था httpd के लिए। ठीक है, httpd वाली जो फाइल थी वो etc में थी। etc में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नॉर्मली रखते हैं, जो भी एप्लीकेशंस है ना स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, वो वहीं पे रखते हैं। etc के अंदर ng लिखेंगे तो nginx आ जाएगा। यहाँ पे साइट्स, यहाँ पे ना दो दो डायरेक्टरी होंगी, एक तो साइट्स एनेबल्ड, साइट्स अवेलेबल, और इनके अंदर फाइल्स होंगी। तो अपने को साइट्स अवेलेबल में जाना है, और वहां पे ना एक डिफॉल्ट फाइल होगी, बाय डिफॉल्ट एक ही फाइल होगी डिफॉल्ट, उसको खोलेंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, अभी ये इसके अंदर बहुत सारी कमेंट्स हैं, बहुत सारे
चीजें पड़ी हुई हैं। नॉर्मली ये फाइल अभी क्या कर रही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के, तो आपको पता लगेगा अभी ये क्या हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है पोर्ट नंबर 80 पे चलो, और ना इसने बोल दिया रूट इक्वल टू वर www में अंदर HTML का जो फोल्डर है वो उसका रूट है। तो अभी क्या करेंगे, मैं इसको क्विट कर देता हूँ और विम करूंगा वर www और HTML के अंदर ना इंडेक्स dbn.html ऐसी एक फाइल है, ठीक है, जिसका खोलूंगा मैं तो यहाँ पे ये सेम चीज दिख रही है तो यहाँ पे, ठीक है, यही HTML यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर nginx में आप रूट डायरेक्टरी स्पेसिफाई करते हो तो इसका मतलब जब भी ये खुलेगा ना तो उस रूट डायरेक्टरी से फाइल्स जो भी होंगी वो रीड कर लेगा, मतलब वो आपका सर्वर बन जाएगा नॉर्मल। फिर ये सर्वर नेम अंडरस्कोर है, ठीक है, फिर लोकेशन है, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। अभी क्या करेंगे हम, ये जो डिफॉल्ट वाली फाइल है ना उसको हम कर देंगे डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे हम, rm करके, ठीक है। अब इस फाइल को हम फिर से बनाएंगे मिम करके। क्यों ऐसा किया डिलीट, क्योंकि पूरी अपनी फाइल क्लीन हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे ना हम अपने हिसाब से सर्वर लगाएंगे, मतलब रिवर्स प्रॉक्सी लगाएंगे, और रिवर्स प्रॉक्सी लगाने के लिए ये एक छोटा सा स्निपेट लिखना होता है, ठीक है। ये स्निपेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो इस स्निपेट में क्या क्या लिखा हुआ है, लिसन 80, तो पोर्ट की बात की है यहाँ पे, पोर्ट नंबर 80 पे ये चीज होगी, ठीक है। लोकेशन स्लैश मतलब जो रूट है उसके लिए बात हो रही है। यहाँ पे लोकेशन में कुछ और लोकेशन भी हो सकती है, जैसे कि आपको ना एक वेबसाइट पे कुछ भी चलाना है लेकिन सब जब उसका पाथ है मान लो एडमिन स्लैश, तो एडमिन स्लैश के बाद रिवर्स प्रॉक्सी एनेबल हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। लोकेशन लूट सॉरी लोकेशन रूट है फिलहाल, और प्रॉक्सी पास में क्या लिखा है ना, लोकल होस्ट या 3000 लिख देते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है। और इसका मतलब क्या हो गया, जब भी 80 पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ये बंदा इसको रिक्वेस्ट करेगा, ये जो रिस्पॉन्स देगा ये फाइनली रिस्पॉन्स वापस दे देगा। बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रहा है ये। इसको करेंगे WQ। अब nginx सर्विस है, उसको हमने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी रिफ्रेश करेंगे ना तो अभी सेम चीज दिखेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिस्टार्ट करनी होगी सर्विस को, ठीक है। सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए सर्विस nginx रिस्टार्ट, ठीक है। रिस्टार्ट में अगर कोई भी एरर नहीं है इसका मतलब सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा, ये कहाँ पहुंचा है, सेम इसी आउटपुट पे, ठीक है। इसको कहेंगे हम रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। हमने रिवर्स प्रॉक्सी एनेबल कर दी, ठीक है। अब बस इस चीज ये चीज काम आएगी जब हम SSL सेटअप करेंगे। अभी समझते हैं SSL क्या होगा, ठीक है। जब इंटरनेट बढ़ता रहा तो फिर क्या हुआ ना, लोग बीच में से MITM करने लगे, मतलब मैन इन मिडल अटैक। मैंने आपको दिखाया था ना अभी बीच में कि भाई अगर आप अपने लोकल होस्ट में जो ETC फाइल है उसको बदल दोगे ना तो वहां पे जो डोमेन है, मतलब facebook.in पे मेरी वेबसाइट खुल रही थी, ठीक है, क्योंकि मैंने होस्ट वाली फाइल को एडिट कर दिया। अब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ना राउटर के पास भी होती है, ठीक है। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वो आपको फ्री वाईफाई देती है, वो अपने राउटर में ना कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि जब भी facebook.com खुले तो facebook.com की जगह वो उनकी बनाई हुई फेक वेबसाइट आ जाए और फिर आप लॉग इन करो तो facebook.com पे अल्टीमेटली चले जाओ लेकिन उनके पास वो पासवर्ड आ जाए। इनको क्या कहेंगे, मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। नॉर्मली ये भी होता है कि जब मेरी ट्रैफिक राउटर के थ्रू जाती है, मैंने मान लो facebook.com खोला या कोई भी वेबसाइट खोली, तो पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मेरे राउटर के पास। अगर मेरा मोबाइल भी है तो मोबाइल में पहले रिक्वेस्ट किसके जाएगी, जो भी मोबाइल का सेल टावर है जहां से कनेक्ट हो रहा है। डेटा तो ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। डेटा सीधा जंप करके फेसबुक तक नहीं पहुंचता, ठीक है, अनलेस कि वहां सीधी सीधी अगर सैटेलाइट लिंक है, लेकिन वो इंटरनेट पे वो नहीं होता है। तो इंटरनेट पे क्या होता है ना, डेटा मल्टीपल राउटर के थ्रू होके जाता है। अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो पहले देखेगा, भाई पहले सेंटर पे जाएगा, जैसे होता है ना पोस्ट में। अगर मैं ना यहाँ से, मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, गुजरात से मैं मुझे अगर दिल्ली पोस्ट करना है, ठीक है, गुजरात में मेरा शहर है भुज, तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट वाले मतलब लेवल पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा हब है, पहले हब में मेरा जाएगा, फिर हब जाए मतलब हब से वो मेन हब तक जाएगा, मेन हब से वो किसी सिटी के हब तक जाएगा, सिटी से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जाएगा, वहां से मेरा पोस्ट डिलीवर होगा, कुरियर सर्विस। और ये ऐसे काम करती है ना, तो बीच में क्या आते हैं, बहुत सारे हब आ जाते हैं, राइट। वैसे ही इंटरनेट रिक्वेस्ट के साथ भी होता है। मैं अभी भुज में बैठा हूँ, यहाँ से कोई भी इंटरनेट रिक्वेस्ट अगर
इन्वोक होती है तो बीच में मल्टीपल राउटर्स के थ्रू जाएगी। ठीक है, वो पहले मान लो अहमदाबाद में एक राउटर बैठा है, वहां जाएगी, वहां से डीएनएस रिकॉर्ड देखे जाएंगे, डीएनएस रिकॉर्ड नहीं, इस केस में मतलब राउटिंग रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि भी कौन सा राउट वहां तक पहुंचने के लिए सही है। ठीक है ना। इंटरनेट वाले एक ये भी रखते हैं कि ये वाला आईपी है वो यहाँ पर जाएगा, उनके पास वो भी एक टेबल होता है, जैसे डीएनएस होता है ना वैसा दूसरा टेबल भी होता है। ठीक है, अभी बीच में राउटर आते हैं बहुत सारे, तो उन राउटर्स पे ना वो डेटा एक्सेसिबल होता है। अगर मैं HTTPS नहीं लगाता तो मान लो फेसबुक की लॉगिन की रिक्वेस्ट की मैंने, एपीआई रिक्वेस्ट है, रेस्ट एपीआई है, और बॉडी में मैंने यूजर नेम पासवर्ड भेजा। सबसे पहली चीज तो अगर मैं पब्लिक वाईफाई यूज कर रहा हूँ, मेरा घर का भी वाईफाई यूज कर रहा हूँ, उसका राउटर है, सबसे पहले राउटर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, तो मैं वहां से वहीं भी एक ऐसा प्रोग्राम लगा सकता हूँ तो वो मेरे को यूजर नेम पासवर्ड दे दे और आपका अकाउंट मेरे पास। तो ऐसा बहुत बहुत हुआ है ऐसा कि पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक वाईफाई से लोगों के अकाउंट हैक होने लगे। तो यहाँ पे लोगों ने मतलब फिर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया, ये किया कि भाई अब हम ना जो रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स वाला कामकाज है, हमने ऑलरेडी देखा था ना एचटीटीपी में ये होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है और उसके बदले एचटीटीपी रिस्पॉन्स आता है। पहले ये होता था प्लेन टेक्स्ट में, अभी भी प्लेन टेक्स्ट होता है अगर वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, अगर एसएसएल नहीं है तो वो प्लेन टेक्स्ट ही होता है अभी भी। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट में रिक्वेस्ट जाती थी, प्लेन टेक्स्ट में रिक्वेस्ट आती थी, प्लेन टेक्स्ट मतलब जिसको एनक्रिप्ट नहीं किया गया। लेकिन फिर एसएसएल लाया गया। ठीक है, एसएसएल जैसे ही लाया गया उसको टीएलएस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे ना कुछ ऐसे उनका मतलब रूल डिफाइन किए गए कि रिक्वेस्ट जब भेजेंगे तो ऐसे एनक्रिप्ट करके भेजेंगे, ऐसे करेंगे तो डिक्रिप्ट करेंगे। वहां पे उन लोगों ने प्राइवेट की पब्लिक की वाला फॉर्मूला अपनाया। तो उन्होंने क्या बोला ना, कुछ डोमेन्स होंगे जो भी मतलब मैं वेबसाइट का अगर ओनर हूं ना, तो एक पार्टी रखी उनने ऐसी, मतलब जैसे होता है ना गवर्नमेंट में कि भाई अगर मेरा आधार कार्ड है या मेरा कोई भी, मेरा गवर्नमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको ऑथोराइज करती है गवर्नमेंट थप्पा लगा के। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट थप्पा लगाती है ना, तो वैसे ही ना इंटरनेट पे एक चीज होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या करती है ना, वो आपके डोमेन पे थप्पा लगाती हैं कि हाँ इस डोमेन के लिए ये सर्टिफिकेट ले जाओ। ठीक है, वो ऐसे थप्पा लगा के एक सर्टिफिकेट देती है आपको। तो अथॉरिटी जो होती है वो आपको क्या देती है, एक सर्टिफिकेट। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट में क्या देती है आपको, 3 फाइलें देती है मेनली। उन 3 फाइल में से ये मेन फाइल जो है ये एक सर्टिफिकेट होता है आपका, और दूसरी फाइल होती है सर्टिफिकेट चेन। कभी कभी कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटी दोनों चीजें एक में मिला के भी दे सकती हैं, दोनों सर्टिफिकेट ही कहलाए जाते हैं। और तीसरी चीज देती है प्राइवेट की। ठीक है, बराबर। अब पूरा बनेगा कैसे, जब भी यूजर ना आपकी वेबसाइट खोलेगा, ठीक है, अब जब भी आपकी वेबसाइट कोई खोलेगा ना तो आप क्या करोगे, जो HTTP रिस्पॉन्स है ना उसको एनक्रिप्ट कर दोगे। कैसे, प्राइवेट की का यूज करके एनक्रिप्ट कर दोगे। और जो प्राइवेट की पब्लिक की वाला एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो ऐसा है, प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया गया डेटा पब्लिक की से डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, अपनी प्राइवेट की से आपने एनक्रिप्ट कर दिया, पब्लिक की आपने ऑलरेडी पब्लिक कर दी है। ठीक है, उस उसको सर्टिफाई किया गया है, आपकी जो पब्लिक की है ना वही सर्टिफिकेट है, उसको अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया है। और जो ब्राउजर्स हैं, क्रोम ब्राउजर हो गया, कोई भी मेन ब्राउजर है, या तो सिस्टम में कहीं पे भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनके सर्टिफिकेट रखे गए हैं, जिनसे आपका जो पब्लिक की है वो वेरीफाई किया जा सकता है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ब्राउजर आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है, अगर आपका सर्टिफिकेट सही निकला तो वो डेटा को डिकोड करके दिखा देता है। समझ गए, प्राइवेट की से एनक्रिप्ट हुआ, ब्राउजर पे डेटा आया, अभी भी एनक्रिप्टेड पड़ा हुआ है, ब्राउजर आपकी पब्लिक की रीड करेगा, पब्लिक की आप ऑलरेडी पब्लिक रखते हो, प्राइवेट की पब्लिक नहीं रखते हो। ठीक है, आपने अपने मशीन से एनक्रिप्ट किया है, अब पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा तब पब्लिक पब्लिक की आपने ऑलरेडी दे रखी है, साथ में बेच देते हो ऐसा मान लो। ठीक है, चाहो इससे डिक्रिप्ट कर लो, अब ब्राउजर उसको वेरीफाई करेगा पब्लिक की ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। ब्राउजर के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट पड़े रहते हैं, उसको कहते हैं ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। ठीक है, हम उनके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्राउजर के पास पड़ा होता है, ओएस के पास भी कुछ सर्टिफिकेट पड़े होते हैं, तो वो उन सर्टिफिकेट से मैच करते हैं। ठीक, इसकी सर्टिफिकेट चेन है जो उसमें वेरीफाइड सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो चीजें मिल जाती हैं तो ब्राउजर ऐसे ग्रीन टिक करके देता है। ठीक है, देखो यहाँ इसको, इसका ग्रीन टिक दिख नहीं रहा है लेकिन ऐसा टिक दिख रहा है। ठीक है,
और अगर कोई सर्टिफिकेट ना ऐसा हो कि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो, तो आपको ना एरर आती है, SSL एक्सपायर वाली एरर आती है। ठीक है, इसका ना इमेज मिल जाएगा कहीं पे, रुको, ये देखो, आपको ऐसी एरर आती है, द कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। मतलब ये जो सर्टिफिकेट बीच में है उसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बीच में कोई MITM कर रहा हो, गूगल ये कहना चाहता है। ठीक है, सर्टिफिकेट इनवैलिड है। सर्टिफिकेट इनवैलिड कब होता है? नॉर्मली एक्सपायर होने पे होता है, या तो अथॉरिटी जिसने साइन किया है वो सही नहीं है, अथॉरिटी गलत है, ठीक है, तब भी वो वेरीफाइड नहीं होता और आपकी वेबसाइट पे ऐसे लाल नॉट सिक्योर वाला धब्बा लग जाता है। अभी देखो, अभी हमारा डोमेन और हमारी वेबसाइट नॉट सिक्योर दिख रही है, भले लाल नहीं है लेकिन नॉट सिक्योर तो है। हम क्या करना है, हमें एक SSL सर्टिफिकेट लेना है। देखो, SSL सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम उनको Nginx, अपाचे या किसी भी और वेब सर्वर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन उस सबसे पहले हमारे पास SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बहुत टाइम पहले, मतलब 5-6 साल पहले SSL सर्टिफिकेट फ्री में नहीं मिलते थे, उनके लिए पैसे देने पड़ते थे। फिर लेट्स एनक्रिप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आपको फ्री में वो सर्टिफिकेट देने लगी। वो आपको फ्री में, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं देती है, 3 महीने का सर्टिफिकेट फ्री में देती है आपको वो। और कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो देखो, सर्टिफिकेट आपको अगर चाहिए, सर्टिफिकेट मतलब SSL सर्टिफिकेट, वो गवर्नमेंट का थप्पा, उसके लिए किसी आप होस्टिंग वेबसाइट होती है ना, वो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, उनसे आप बाय कर सकते हो। अलग अलग प्राइस पे होती हैं, $10, $20, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, अलग अलग टाइम के लिए आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। या फिर ऐसी कुछ वेबसाइट होती हैं जैसे SSL फॉर फ्री, ये सर्च करोगे तो आपको 2-3 वेबसाइट मिल जाएंगी। उन तीनों में से कोई भी एक वेबसाइट आपको सर्टिफिकेट दे देगी, लेकिन वो देगी 3 मंथ के लिए। ठीक है, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे, अगर पैसे दोगे तो वो भी आपको एक्स्ट्रा मंथ के लिए दे देंगे। फिर एक प्रोग्राम है, कमांड लाइन टूल है, सर्ट बॉट कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट बॉट। ये चला के, ये इजी तरीका है सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का। और लास्ट में क्या यूज कर सकते हैं आप? क्लाउडफ्लेयर DNS। ठीक है, ये क्या होता है ना, क्लाउडफ्लेयर के पास तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी खुद का सर्टिफिकेट है, तो वो आपकी डोमेन के लिए खुद का सर्टिफिकेट इश्यू करता है, वो क्लाउडफ्लेयर का सर्टिफिकेट हो जाता है। ठीक है, सबसे इजी है क्लाउडफ्लेयर वाला। और एक कमांड लाइन टूल है सर्टबॉट, उससे भी थोड़ा काम इजी हो जाता है, लेकिन उसमें सारे स्टेप्स हैं नहीं। तो आपको अगर समझना है कि भाई सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है और कैसे वो काम करेगा, तो पूरे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी जाते हैं और सर्च करते हैं SSL फॉर फ्री। ये पहली वेबसाइट दिखती है SSL फॉर फ्री, ये भी चलेगी, कोई और वेबसाइट भी चलेगी। अब मुझे SSL किसके लिए चाहिए? hamidlohar.tech के लिए चाहिए। मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर दिया है उसने मुझे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, आपको रजिस्टर वगैरह बीच में आता है, बट मैं ऑलरेडी लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ से मैं न्यू सर्टिफिकेट इशू कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपना डोमेन नेम लिखूंगा hamidlohar.tech, hamidlohar.tech। ये देखो, 2 सर्टिफिकेट ऐड हो गए। आपको अगर सब डोमेन के लिए भी चाहिए एक्स्ट्रा तो आप कर सकते हैं main.hamidlohar.tech। ठीक है, मेन लिखो या फिर एडमिन लिखो। ठीक है, ऐसा कोई भी सब डोमेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, या फिर सीधा सीधा ये रूट डोमेन, फिलहाल रूट डोमेन करते हैं इसको। ठीक है, अगर कोई भी सब डोमेन नहीं लगाया तो रूट डोमेन, तो रूट डोमेन के लिए फिलहाल एक सर्टिफिकेट लेते हैं, बाद में सब डोमेन के लिए भी ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट करो भी 90 डेज वाला, अगर 1 ईयर वाला सिलेक्ट करोगे तो फिर प्रो होगा। ठीक है, उसके पहले भी ना एक चीज और समझा देता हूँ, एक होता है वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, वाइल्ड कार्ड में क्या होता है ना, आपका मेन डोमेन भी चलेगा और यहाँ पे कोई भी सब डोमेन यूज कर लो, उन सब के लिए वो सर्टिफाइड है। तो नॉर्मली वाइल्ड कार्ड फ्री में नहीं मिलता है। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, वैलिडिटी 90 डेज की हमने की, 1 साल की कर भी नहीं सकते। फिर CSR, तो भाई ऑटो जनरेट है, उसको ऐसा ही रहने दो। और यहाँ पे देखो, ये प्लान है 0 वाला, वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब क्या होगा ना, हमारा डोमेन वेरीफाई किया जाएगा। एक्चुअली हमारा डोमेन वेरीफाई क्यों किया जाएगा? क्योंकि हम एक सर्टिफिकेट इशू करा रहे हैं। जब भी आप गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो गवर्नमेंट आपसे दूसरा डॉक्यूमेंट मांगती है, कोई तो अथॉरिटी मांगती है ना। मान लो आपने अपना घर चेंज किया, तो गवर्नमेंट बोलेगी, गवर्नमेंट मांगेगी कि आपका एड्रेस आप बदल रहे हो, तो कुछ प्रूफ दो कि आप वहां रहते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्रूफ वगैरह अवेलेबल होती हैं वो देते हैं हम।
तो यहाँ पे क्या है, ये वेरीफाई करेंगे आप जिस डोमेन के लिए सर्टिफिकेट रजिस्टर करा रहे हो ना, वो आपके पास भी होना चाहिए। वरना तो मैं google.com का सर्टिफिकेट मैं ले लूंगा, facebook.com का सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा है और सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, फिर MITM कर सकता हूँ। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट मेरे पास है, मेरे पास प्राइवेट की आ गई अगर, तो मैं MITM कर सकता हूँ। तो डोमेन आपका है, ये वेरीफाई करते ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ईमेल वेरिफिकेशन हो सकता है कि आपके पास अगर ईमेल हो आपके पर्टिकुलर डोमेन का तो उससे वेरीफाई कर लो। HTTP अगर आपका सर्वर चल रहा है तो इससे कर लो, लेकिन सबसे आसान तरीका है DNS वेरीफाई करो। ठीक है, अब DNS में यहाँ पे क्या लिखा है इसने, तो सी नेम रिकॉर्ड एक ऐड करना है। कौन सा, ये वाला, ये डॉट हमीद लोहा डॉट टेक वाला सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। तो अब हम जाएंगे हमारे DNS पैनल पे, सी नेम रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे। देखो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो था ना वो सब डोमेन है। ठीक है, ये मैं एक टैब है उसको डिलीट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद डॉट ये है, तो ये सब डोमेन है, वहां @ नहीं रख सकते, अगर @ रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और पॉइंट्स टू मतलब ये राइट साइड में है उसकी वैल्यू, ये भी एक डोमेन ही है। ठीक है ना, ये पूरा एड्रेस ही है, इस पे भले कुछ खुल लेना। उसको TTL 100 रखेंगे। TTL से क्या होता है ना कि आपने एक रिकॉर्ड सेट किया, उसकी कैश टाइमिंग क्या रहेगी। इसको जैसे ही जितना छोटा रखते हैं ना उतना आपका डोमेन रिफ्रेश होने में टाइम कम लगता है, लेकिन उतना ना वो भी होता है, क्या बोलेंगे हम, थोड़ा सा वेबसाइट में बहुत छोटा सा स्लोनेस भी आती है। इसको नॉर्मली 3600 रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम 100 रखेंगे फिलहाल, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी खेल खेलने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, तो वेट नहीं कर सकते DNS प्रोपोगेट होने। हमने सीनेम लगा दिया, सीनेम की वैल्यू लग गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा सीनेम देखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले भी किया था, क्या किया था, डिग टूल का यूज किया था हमने। ठीक है, तो डिग टूल में क्या है, सबको पता लगता है कि भाई कौन सा रिकॉर्ड है कौन सा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये डिग टूल में मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, हमीद लोहा डॉट टेक, तो यहाँ पे एक सीनेम रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ये दिखता है मुझे, ये मुझे दिखता है। वैसे ही ये 0 SSL या SSL फॉर फ्री दोनों एक ही चीज होती है अब तो, उनको भी दिखेगा। ठीक है, तो वो मान लेंगे कि हाँ उन्होंने मुझे एक सीक्रेट एक डोमेन दिया, सीक्रेट वैल्यू दी। ठीक है, और मैं उस सीक्रेट वैल्यू को सेट कर पाया, इसका मतलब डोमेन मेरे हाथ में है। इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इन मतलब अभी कभी वेरीफाई नहीं होता तो थोड़े टाइम में तो वेरीफाई हो ही जाएगा जब DNS प्रोपोगेट हो जाएगा। अभी देखो ये कॉन्ग्रेचुलेसन बोल चुका है, आपका वेरीफाई हो चुका है। और ये मुझे कहीं पे तो ले जाना चाहिए, अब ये कहीं पे ले नहीं गया मुझे। हाँ ठीक है, देखो अभी इसने सर्टिफिकेट बना दिए हैं मुझे, और उसको मैं कर सकता हूँ डाउनलोड। अब मैं कौन से वाले डाउनलोड करूंगा, Nginx वाले डाउनलोड करूंगा मैं, क्योंकि अपने को Nginx पे लगाने हैं। अपाचे वाले करेंगे तो भी ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। उसको करेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट, कहाँ पे है, अच्छा ये देखो डाउनलोड हो गए हैं। कौन सी फाइल में हुए हैं, SS हमीद लोहा डॉट टेक 1। मैं जाऊंगा अपने डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, ये देखो ये मेरा जिप फाइल है, इस जिप फाइल के अंदर 3 चीजें हैं, सर्टिफिकेट डॉट CRT, CA बंडल डॉट CRT और प्राइवेट डॉट की। इनके एक्सटेंशन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके एक्सटेंशन अलग अलग हो सकते हैं, अगर कहीं पे तो उसको देखेंगे तो उसका .pem एक्सटेंशन हो सकता है, कहीं पे डॉट की नहीं लगाया होगा। एक्सटेंशन रियली डजेंट मैटर, अंदर का जो कंटेंट है वो मैटर करेगा। ठीक है, तो ये तो 3 चीजें हैं ना, इसको अपने को कहाँ ले जाना है, जहाँ पे अपना सर्वर है। इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा रीनेम करके हमीद लोहा डॉट टेक डॉट जिप ऐसा लिख दिया। अब ना ये मेरा सर्वर है, इसको PWD करूंगा, यहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि ये जो जिप फाइल है उसको सर्वर तक ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, जैसे विंडोज में होता है कॉपी किया यहाँ से पेस्ट किया वहां पे, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एक बहुत आसान चीज भी होती है, उसको कहते हैं हम SCP। ठीक है, SSH फाइल कॉपी, इसको ऐसा बोल सकते हैं। CP से क्या होता है, लोकल से फाइल उठा के लोकल में डालो, SCP से लोकल वाली फाइल हम सर्वर पे लगा सकते हैं, मतलब किसी भी SSH वाले सर्वर पे मूव कर सकते हैं, SSH का यूज करके फाइल कॉपी करना। SCP में आई लगाना ही होता है। ठीक है, उसको मैं क्या ले जाऊंगा, VPS1 डॉट क्या लिखना है अपने को, K1 है ना अपनी। ठीक है, और कौन सी फाइल कॉपी करनी है, तो मेरी कौन सी फाइल कॉपी करनी है, जो कि मेरे होम फोल्डर के अंदर डाउनलोड्स के अंदर ये नाम है उसका।
तो मैं फिर से यहाँ पे होम फोल्डर वाला साइन लिखूंगा, डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाऊंगा, ठीक है। और डाउनलोड्स के अंदर हमीद लोहार डॉट टेक डॉट जिप ये फाइल है। इसको कहाँ कॉपी करना है, root@, ठीक है। मैं आईपी की जगह डोमेन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर कॉलन लिखना है और उसको रूट में जाके कॉपी कर दो, क्योंकि हमारे सर्वर पे रूट नाम का फोल्डर है, ये नहीं है, ये वाला, ठीक है। lspwd// रूट में अभी हूँ मैं, उसको जाके रूट में कॉपी कर दो। हमने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है इस कमांड में, क्या है, SCP सिक्योर कॉपी, की दी, सोर्स पाथ दिया और डेस्टिनेशन पाथ दिया, ठीक है। सर्वर पे फाइलें मूव करने के और भी तरीके, जैसे गिट का यूज करके कर सकते हो, FTP उसके लिए सर्वर बनाना पड़ता है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये वाला है, SSH का यूज करके। इसको मैंने एंटर मारा, ये देखो फाइल कॉपी हो गई है। अब मैं यहाँ पे ls करूंगा तो सर्वर पे ये जिप फाइल अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं ये वाला टर्मिनल क्लोज कर दूंगा, इसको करूंगा क्लियर, फोल्डर बनाऊंगा मैं, उनके लिए है CRTS सर्ट्स, ls करूंगा और जो मेरी जिप फाइल है ना उसको मैं फोल्डर में डालूंगा, MB हमीद लोहार टू सर्ट्स, ठीक है। ls करूंगा, कुछ नहीं है, सर्ट्स में जाऊंगा, ls करूंगा, हमीद लोहार वाली फाइल पड़ी है। अब मुझे करना है इसको अनजिप, तो सीधा अनजिप कमांड लिखूंगा, हमीद लोहार डॉट ये, ठीक है। अभी अनजिप इंस्टॉल नहीं है, इसने ऑलरेडी मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे दिए कि कैसे इंस्टॉल करना है। APT है, इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो स्टैंडर्ड हैं वो, ठीक है। अनजिप हो गया है इंस्टॉल जल्दी से, हाँ। अभी अनजिप पे करूंगा और ls करूंगा, मेरे को 3 फाइलें मिल गई, ठीक है। अब अपने को ना यहाँ पे जहाँ गए हैं हम, यहाँ पे क्या इंस्टॉल सर्टिफिकेट लिखा है और यहाँ पे एक पेज दिया गया है, अलग अलग सर्वर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो अगर IIS है तो उसमें कैसे, IIS विंडोज के लिए सर्वर होता है, ठीक है। फिर होस्टिंजर पैनल में करना है, जो C पैनल में सर्टिफिकेट डालने हो तो यहाँ पे अपाचे का है, Nginx का है। हमने ऑलरेडी Nginx सिलेक्ट किया था तो उसने Nginx की बात की। अब उसने क्या बोला, ये 3 फाइलें आपके पास होनी चाहिए, उनको अनजिप कर दो, हमने अनजिप कर दिया। अब ये एक कमांड लिखनी है जिससे हमें 2 फाइलों को मर्ज करना है, क्योंकि जो Nginx सर्वर है वो 3 फाइलें नहीं एक्सेप्ट करता, वो 2 फाइलें एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये जो CA बंडल मैंने ऑलरेडी बात की थी, इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट चेन, और सर्टिफिकेट ये आपका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कैट कमांड लिखी है, ये कमांड से क्या कर रहा है, ये 2 फाइलों का कंटेंट एक ही फाइल में डाल रहा है। इस कमांड में थोड़ी सी गलती है, ठीक है, इसको जब हम सीधा सीधा एग्जीक्यूट करेंगे ना तो प्रॉब्लम करेगी। देखो certificate.crt हमारे पास यहाँ पड़ी है, ये बंडल पड़ा है, और जो डेस्टिनेशन फाइल है ना वो भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमें बस ये हटाना होगा यहाँ से, या फिर सर्टिफिकेट कंबाइंड, ठीक है। ऐसी दूसरी फाइल, नई फाइल बना देता हूँ मैं, 2 फाइलों को तीसरी फाइल में मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं करूंगा ls, अब मेरा सर्टिफिकेट कंबाइंड.crt बन चुका, ओके। देखो सर्टिफिकेट वाली जो फाइल थप्पा लगा के जो सर्टिफिकेट लाना था वो ला चुके हैं। ये लाने के तरीके, पैसे दे के भी ला सकते हैं, फ्री में ये वाला चीज फॉलो करके भी ला सकते हैं। पैसे भी दोगे ना तब भी आपका डोमेन तो वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। अभी देखो नीचे ना ये पूरा इसने Nginx का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करो और फिर Nginx को रिस्टार्ट करो, तुम्हारा सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। Nginx की फाइल थी उसको एडिट करेंगे हम, कहाँ पड़ी होगी वो, ETC में, ETC Nginx साइट्स अवेलेबल, देखो यहाँ पे भी ना उसका पाथ दिया ही होगा ऑलरेडी, कहाँ होगा पाथ इसका, चलो इसका पाथ यहाँ नहीं अवेलेबल है, बट ठीक है। और डिफॉल्ट, ठीक है, ये जो ऑलरेडी हमने लिख के रखा है उसको नहीं हटाना है, ठीक है। नीचे एक्स्ट्रा एक सर्वर ऐड कर देना है। ये सर्वर क्या क्या कहता है कि भाई पोर्ट नंबर 443 पे चलेगा और SSL ऑन करेगा। पोर्ट नंबर 443 SSL के लिए होता है नॉर्मली, SSL ऑन करेंगे और यहाँ पे ना पाथ है, सर्टिफिकेट जो यूज कर रहे हैं हम, तो पहला जो सर्टिफिकेट वाला पाथ है उसमें क्या आएगा, जो हमने नई वाली फाइल बनाई है, ठीक है। वो कहाँ पड़े हैं, सब रूट में पड़े हैं, रूट में सर्च नाम का फोल्डर बनाया था हमने, उसमें सर्टिफिकेट combined.crt ऐसा पड़ा है, ठीक है। और प्राइवेट की जो है वो तो ऐसे ही मिलेगी हमें, रूट सर्च प्राइवेट डॉट की। फिर सर्वर नेम, यहाँ पे डोमेन लगना है कि किस डोमेन पे ये चलना है, हमीद लोहार डॉट टेक,
बाकी जो एक्सेस लॉग और एरर लॉग के जो फाइल्स हैं उसको नहीं छूना है, ठीक है। और जो नीचे यहाँ पे देखो लोकेशन में क्या है, रूट और इंडेक्स। अब रूट और इंडेक्स कब यूज होते हैं, जब हमें किसी फाइल को एज ए सर्वर, जो ऑलरेडी हमारे पास ना इंडेक्स सॉरी रूट लिखा पड़ा था वहां पे, बराबर ना, हमने जब देखा था पहले उसकी जो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, तो हम रूट हटा देंगे। रूट हटाने के लिए क्या करो, हम विम के अंदर हैं, विम के अंदर एस्केप दबा देंगे। एस्केप दबाने के बाद एक लाइन डिलीट करने के लिए डबल डी दबाओ, डबल डी दबाओ, मेरी दोनों लाइनें डिलीट हो गई, ठीक है। कंट्रोल जेड नहीं चलता इसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉक्सी पास लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, नोड वाली एप्लीकेशन ही तो ऑन करनी है। PROXY प्रॉक्सी पास स्पेस HTTP कोलन कोलन लोकल होस्ट 3000 और सेमी कोलन, ठीक है। इसको करेंगे सेव WQ से, और करेंगे हम Nginx को रिस्टार्ट। सर Nginx अच्छे से रिस्टार्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती ना, ठीक है, मान लो ये फाइल का अगर पाथ गलत हो गया होता, ठीक है, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं Nginx रिस्टार्ट करूंगा ना तो वो प्रॉब्लम देगा। अभी Nginx क्या हुआ है, रिस्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे, तब ना हमीद लोहा डॉट टेक चल रहा है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसको HTTPS पे चलाएंगे। HTTPS एस लिखो कॉलन स्लैश स्लैश, और मैंने मारा एंटर, और ये मेरी वेबसाइट हो गई सिक्योर, ठीक है। देखो हालांकि आ गया ताला, और अगर इसमें मैं यूज करूंगा कनेक्शन इज सिक्योर पे जाऊंगा, सर्टिफिकेट देखूंगा ना, तो 0 SSL से हमने सर्टिफिकेट लिया है 23 मार्च जो कि आज है, और वो 22 जून तक चल रहा है, मतलब 90 डेज के लिए चलेगा। तो ये हमारा लग गया SSL अपने डोमेन पे। ये चीज करने का एक आसान तरीका था सर्टबॉट का यूज करना, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, हमारा जो hamirloha.com है उस पर तो ऑलरेडी ये एप्लीकेशन चल ही रही है। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड करूंगा ए वाला, और कौन से पॉइंट पे करूंगा, वो एडमिन डॉट पे करूंगा, ठीक है। और उसको सेम ही IP पे पॉइंट कराऊंगा, 100 रख देता हूँ DTL। अब मुझे ओपन करना है admin.hamidloha.tech, इसको मैं एंटर करूंगा तो ये इसी सर्वर पे जाएगा, उसी पोर्ट पे जाएगा, ठीक है। Nginx पे जाएगा, Nginx बोलेगा 80 पे रिवर्स प्रॉक्सी, वो वाला काम तो हो गया। लेकिन इसको HTTPS नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, इसने बोल दिया कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। इसके लिए मुझे अलग से वहां पे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर मुझे मैन्युअली लेना होता तो मुझे अलग से यहाँ पे जाना पड़ता, एक नया सर्टिफिकेट इश्यू करना होता, ठीक है। लेकिन उसका एक आसान तरीका भी है। वो किस केस में काम आएगा, जब आप VPS यूज कर रहे हो, ठीक है। आसान रास्ता क्या है, सर्टबॉट उबंटू ऐसा सर्च करना है आपने। सर्टबॉट इंस्टॉल करने के लिए ये चीज फॉलो कर सकते हो, नॉर्मली उबंटू के पास अभी आता ही है apt इंस्टॉल सर्टबॉट, ठीक है। APT से इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो सर्टबॉट की वेबसाइट पे चले जाओ, सर्टबॉट इंस्टॉल, ठीक है, गेट सर्टबॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर Nginx यूज कर रहे हैं, सिस्टम हमारी कहाँ है, उबंटू है, ये चूज कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ओके, कि भाई ये करो पहले। ये स्नैप का इंस्टॉलेशन दे रहा है, लेकिन स्नैप का नहीं करना है हमें, नॉर्मली इंस्टॉल हमारा हो जाएगा ऐसे APT से। क्या हुआ, APT से होना था, इसको इंस्टॉल ये हो नहीं रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अभी सर्टबॉट कमांड मेरे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे ना एक ये अपने को कमांड लगानी है, सिर्फ इतनी सी छोटी सी, sudo है, sudo हम हटा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम रूट हैं। लेकिन जब AWS का होता है ना, मान लो AWS पे जब हम लेते हैं ना, तो हमें डिफॉल्ट यूजर नेम रूट नहीं मिलता है, उबंटू मिलता है, वहां पे sudo sudo लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सर्टबॉट कमांड है, सर्ट ओनली लिखा हमने, स्टैंड अलोन, प्रिफर्ड चैलेंजेस HTTP, और ये डोमेन लास्ट में लगाना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो एक ही लाइन में दिखेगा, ठीक है। डैश D में डोमेन जाएगा, डोमेन अपना कौन सा है, admin.hamidloha.tech, ठीक है। अब कंपलसरी यहाँ पे ये है ना, ये जो डोमेन है उस पे एक A रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया, डिक टूल नहीं है अपने पास, कोई नहीं,
इस पे एक ए रिकॉर्ड होना चाहिए जो इस मशीन को पॉइंट करता हो। ओके, अगर ये नहीं होगा ना तो सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाएगा। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर। एंटर में ये पूछ रहा है भाई तुम एक ईमेल एड्रेस दो जिसपे हम नोटिफिकेशन भेज सकें, यही बोल रहा है ना। हाँ, ईमेल एड्रेस ही मांग रहा है, तो मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, हाउ टू डिप्लॉय 33@gmail.com। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर ली, हमने आंख बंद करके रीड कर ली। और ये पूछ रहा है कुछ अपने को भाई, कुछ ये ना आपका ईमेल शेयर करना है कि नहीं करना, ये पूछ रहा है। इसको आप नो कर सकते हैं, यस करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। could not bind TCP port 80 because it is already used by another process। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ये है, मैंने कंट्रोल सी मार दिया इसको, कि जब भी सर्ट बोट काम कर रहा हो ना तो अपने को nginx बंद करना, मतलब 80 पोर्ट पे कुछ नहीं चलना चाहिए। तो मैं करूंगा सर्विस nginx स्टॉप। ओके, सर्ट बॉट वाली कमांड फिर से चलाऊंगा मैं। इस बार वो ईमेल वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा उसने काम चालू कर दिया, रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट। हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो ये आ जाओ। क्या हो गया इसको, अरे यार मेरा अकाउंट ही लॉग आउट हो गया। आ, चलो, अपने पास ये कमांड ऑलरेडी पड़ी है तो इसको कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं। बीच में से एसएसएच कनेक्शन मेरा टूट गया था। अब ये क्या बोल रहा है, यू हैव एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट। एक्चुअली जब हमने पिछली बार कमांड चलाई थी ना तो सर्टिफिकेट उसके पास मिल गया था, लेकिन हम क्या करेंगे अभी, कीप एग्जिस्टिंग, रिन्यू, रिन्यू और रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, 2 नंबर प्रेस करना है। नॉर्मली ये नहीं आएगा, वो कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म हो जाती और आपके पास सर्टिफिकेट आ जाते। देखो ये कमांड खत्म होने के बाद भी सर्टिफिकेट आ गए हैं। ठीक है, लेट्स एनक्रिप्ट, ये जो फोल्डर है पूरा एटीसी में, यहाँ पे सर्टिफिकेट पड़ा है। ठीक है, अगर इसको मैं एलएस करूंगा ना तो अपने को 3 फाइलें प्लस एक फाइल और मिलेगी, एलएस। ठीक है, सर्ट, ये .pem लगाया लेकिन ये वही फाइल है, सर्टिफिकेट.crt। चेन, ये है CA_बंडल था ना, ये वो वाली फाइल है। फुल चेन, ये जो हमने बनाया सर्ट कंबाइंड, सर्टिफिकेट कंबाइंड वाली फाइल, ये वो फाइल है। और प्राइवेट की, मतलब प्राइव की .pem है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, nginx चालू करूंगा। ठीक है, इसके पहले मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, ये जो पाथ है मेरे, उसको कहीं पे थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, साइट्स अवेलेबल कहाँ गया, मुझे वो एडिट करने हैं। vim etc nginx साइट अवेलेबल डिफॉल्ट। ठीक है, ऐसा एक दूसरा ब्लॉक लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये हमीद लोअर डॉट टेक के लिए चल रहा है। ठीक है, दूसरा ब्लॉक लगाया किसके लिए, एडमिन डॉट, रिवर्स प्रॉक्सी तो सेम ही चलनी है। ये जो सर्टिफिकेट के पाथ हैं वो हम बदलेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसी सर्टिफिकेट के साथ चलते हैं। ठीक है, nginx नहीं, सर्विस nginx रिस्टार्ट, इसी सर्टिफिकेट के साथ जाके हम फिर से ओपन करते हैं। तो ये क्या बोलेंगे ना, सर्टिफिकेट नहीं वैलिड है। क्यों वैलिड नहीं है वो जानने के लिए ना हम यहाँ जाना हो सकता है, हमें सर्टिफिकेट जाके देख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिखेगा, हमीद लोहार डॉट टेक को दिया गया था सर्टिफिकेट, ये एडमिन डॉट हमीद लोहार डॉट टेक को नहीं दिया गया था, इसलिए नहीं चल सकता। अब हम क्या करेंगे, फिर से साइट में जाएंगे और सही सर्टिफिकेट पाथ सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से ए दबा दूंगा, इसको डिलीट मार के सर्टिफिकेट पाथ 1 और प्राइवेट की WQ किया, फिर से nginx रिस्टार्ट किया। हो जा भाई, ये जब भी टाइम लगता है चीजों को तो ऐसा लगता है कि एरर आने वाली है। अब इसको रिफ्रेश किया मैंने, एडमिन के पास क्या आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, सर्ट बोट का काम हो गया इजी। ठीक है, अब देखो सर्ट बोट के लिए मैंने बोला था कि डोमेन का इस आईपी पे पॉइंट होना जरूरी है। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक और सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए मान लो होम डॉट हमीद लोहर डॉट टेक, लेकिन मैंने डोमेन को अभी तक पॉइंट नहीं किया, मतलब ए रिकॉर्ड अभी तक ऐड नहीं किया मैंने, और फिर भी मैं ना ये कमांड अगर चलाता हूँ, कौन सा वाला, होम वाला, तो ये उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं देगा।
क्यों? देखो ये ऑलरेडी टीसीपी वाला बोल रहा है, मैं टीसीपी को ना बंद भी करके करता हूँ, ठीक है? हो जाए भाई, बंद हो जाए, ठीक है? अभी देखो होम डॉट हमीद लोहार डॉट टेक के लिए सर्टिफिकेट लेने गया सर्ट बॉट, लेकिन वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी सर्ट बॉट के पास ना कोई रास्ता नहीं है ये वेरीफाई करने का कि जिस डोमेन के लिए मैं सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ वो डोमेन मेरा ही है, ठीक है? एक रास्ता ये था कि भाई अपना डोमेन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और वो इस मशीन के थ्रू वेरीफाई कर सकता था, लेकिन वो तो हमने कनेक्शन बनाया नहीं, तो वेरिफिकेशन का रास्ता नहीं है। इसलिए सर्ट बॉट भी कोई भी डोमेन के लिए सर्टिफिकेट नहीं असाइन कर सकता, पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? बस ये कहने के साथ इस इंजीनियर्स को फिर से स्टार्ट कर देते हैं हम। और अभी हमारा नोड वेबसाइट का होम पे नहीं चलेगा, एडमिन पे भी चलेगा और उस पे भी चलेगा, क्या नाम है दूसरा, एडमिन पे चलेगा, हमीद लोहार डॉट टेक पे भी चलेगा। अब क्या करते हैं ना, ये मेरा नोड सर्वर है, ठीक है? इसमें सर्वर डॉट जेएस चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, सीपी नोड सर्वर, और उसको मैं करूंगा सर्वर 2 में कॉपी। जबकि ये फोल्डर है तो फोल्डर को कॉपी करने के लिए आर करना पड़ेगा, एलएस करूंगा, सर्वर 2 में जाऊंगा, सर्वर डॉट जेएस पड़ी है, मैं उसको विम से एडिट करूंगा। एडिट करके क्या लिखूंगा ना, हेलो वर्ल्ड की जगह लिखूंगा मैं वेलकम टू एडमिन वेबसाइट, ठीक है? और इसको मैं करूंगा स्टार्ट, मान लो नोड सर्वर डॉट जेएस। तो पहले तो नहीं होगा क्योंकि 3000 ऑलरेडी एक के पास है, ठीक है? तो हम इसको 3001 पे रन करते हैं। नोड सर्वर 3001 पे रन हो रहा है, भले वो कोई मैसेज नहीं आया हमें। मैं क्या कर सकता हूँ, हमीद लोहार डॉट टेक कॉलन 3001 एडमिन वेबसाइट चल रहा है, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं ये खोलूँ ना, एडमिन डॉट द हाइपर टेक खोलूँ, सॉरी एडमिन डॉट हमीद लोहार डॉट टेक खोलूँ, तो ये एडमिन वेबसाइट खोलनी चाहिए। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इससे ही अपने क्या बोलेंगे इसको हम, एनजीनेक्स से, ठीक है? पहले तो मैं PM2 से इसको बैकग्राउंड में चला देता हूँ, PM2 स्टार्ट, ठीक है? PM2 के पास 2 सर्वर अभी चल रहे हैं। अभी जाऊंगा मैं फिर से एनजीनेक्स की कॉन्फ़िगरेशन को खोलूंगा, कहाँ जाती है कॉन्फ़िगरेशन, ये रही, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई एडमिन वाली जब भी वेबसाइट खुले तो हम 3000 को करना था हमें, अब मैं बोलूंगा 3001 को करना है, WQ कर दिया। अभी जो अपना एडमिन वाला वेबसाइट है उसको मैंने रिस्टार्ट किया, लेकिन ये खुल गया, देखो वेलकम टू एडमिन वेबसाइट। तो रिवर्स प्रॉक्सी से क्या किया हमने, एक सर्वर पे मल्टीपल प्रोसेस चल रही थी और उसको मल्टीपल डोमेन के साथ बाइंड कर दिया। जरूरी नहीं है यहाँ पे हमीद लोहार का सब डोमेन ही हो, कोई और डोमेन हो उसके साथ भी हम रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू खेल सकते हैं, ठीक है? अब तक हमने SSL सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके उसको असाइन करने के तरीके देखे, ठीक है? अभी ना हम एक और सर्विस के बारे में जानेंगे। अभी मैं ये SSL सर्टिफिकेट बंद कर देता हूँ, ओके? द हाइपरटेक डॉट द हाइपरटेक, सीधा सीधा इसको खोलूंगा, नॉन सिक्योर हेलो वर्ल्ड खुलता है, ठीक है? बराबर ना? अभी अपने पास इसके लिए सर्टिफिकेट है, एडमिन के लिए है, हमीद लोहार के लिए है, ठीक है? मैं तीसरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? CP करूंगा, CPR सर्वर 2, और इस प्रोजेक्ट को क्या बोलूँ मैं, वेंडर पैनल बोल देता हूँ, सर्वर 3 बोल देता हूँ इसको सीधा मैं, ठीक है? CD सर्वर 3 विम सर्वर डॉट जेएस, इसको बोलूंगा वेलकम टू सर्वर 3, और ये चलेगा पोर्ट नंबर 3003 पे। नहीं चल रहा होगा, उसको PM2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, PM2 स्टार्ट सर्वर, ठीक है? 3003 पे चल रहा है। मेरे को एक और डोमेन चलाना है, डोमेन कौन सा है, मान लो सर्वर 3 डॉट हमीद लोहार डॉट टेक, सेमी IP पे पॉइंट करना है, TTL सेमी रखना है, ठीक है? अभी मैं खोलूंगा तो सर्वर 3 डॉट हमीद लोहार डॉट टेक पे ये मेरा सर्वर 3 दिख रहा है, कौन से पोर्ट पे, 3000 पे। अब मुझे 3000 ना लिखना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
Nginx में जाके उसका भी रिवर्स प्रॉक्सी लगाना होगा। ठीक है, अब ये Nginx में जब 80 के लिए सिर्फ रिवर्स प्रॉक्सी लगाना हो, नॉन SSL के लिए, तो इसको ऊपर वाले को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इस बार क्या लिखेंगे, नीचे देखो ये ना सर्वर नेम लिखा था ना, हम सर्वर नेम स्पेसिफाई कर देंगे। सर्वर नेम क्या था, सर्वर 3 डॉट। ठीक है, इसको करके सेव किया। Nginx को रिस्टार्ट करेंगे, कहाँ गया Nginx रिस्टार्ट, ये रहा। हो जाना भाई अच्छे से। ठीक है, अभी भी ये सर्वर 3 पे नहीं पहुंचा, मेरे ख्याल से कॉन्फ़िगरेशन में सर्वर नेम यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। अरे यार, ठीक है, सर्वर नेम इसका क्या है, हमीद लोहार डॉट टेक। WQ करके फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। हाँ मेरी मिस्टेक है, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी में 3 तो लगाना भूल ही गया। कहाँ पे 3 लगाना है, एक मिनट, हाँ ऊपर वाले में 3 लगाना है। ठीक है, 3 लगाएंगे तब भी तो रिवर्स प्रॉक्सी वहां जाएगा, रिस्टार्ट नहीं किया अभी तक। ओके, अभी ये डोमेन है मेरा, वो कहाँ खुल रहा है, सर्वर 3 पे। ठीक है, लेकिन वो नॉन SSL है। उसको SSL करने के लिए फिर से सर्ट बोट का यूज करो या तो सर्टिफिकेट बाय करो। लेकिन इसका एक और भी तरीका है। ठीक है, जो दूसरा तरीका है ना वो इसका भी है, और ना वहां पे दो चार और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। एक सर्विस है उसको कहते हैं क्लाउड फ्लेयर। ये एक लौती सर्विस नहीं है जो ये सब प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कह सकते हैं सबसे पहली सर्विस होगी। इसकी जैसी सर्विसेज दूसरी बहुत कम है। तो क्लाउड फ्लेयर ना क्या करती है, वो आपको DNS सर्वर प्रोवाइड करती है। मैंने आपको DNS के सेशन में बोला था, DNS के जो नेम सर्वर हैं वो आप होस्टिंग प्रोवाइडर के भी यूज कर सकते हो या तो थर्ड पार्टी भी कर सकते हो। तो ये जो क्लाउड फ्लेयर है वो थर्ड पार्टी DNS प्रोवाइडर है। अभी तो फिलहाल ना वो वेब टेक्नोलॉजी में इतनी मतलब एक सर्वरलेस प्लेटफॉर्म के तरीके से मतलब आगे बढ़ रही है कि वो आपको एक सर्वरलेस प्लेटफॉर्म ही दे दे। लेकिन मेनली उसका काम था डीडोस अटैक को रोकना, CDN प्रोवाइड करना। CDN मतलब कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाती है। उसका मेन काम यही था। तो वो आपको उसलिए ना DNS दे देती है। ठीक है, और इसी चक्कर में उसने एक और भी सर्विस दी है, आपको फ्री में SSL मिल जाएगा। ठीक है, और इसके मोस्ट ऑफ सर्विसेज फ्री हैं। अगर कुछ प्रीमियम सर्विसेज हैं उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अपने को SSL के लिए इसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। देखो सर्ट बोर्ड का जो सर्टिफिकेट था ना वो भी 3 मंथ का ही है। ठीक है, लेकिन वो अपने आप रिन्यू हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन रिन्यू हो जाएगा। जो हमने वेबसाइट से खरीदा मतलब 3 महीने का लिया ना, उसको 3 महीने के बाद हमें रिन्यू करना पड़ेगा, वरना वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, सर्टिफिकेट एक्सपायर की एरर आएगी। ये जो लेट्स एनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट है ना, वो सारा काम बिहाइंड द सीन कर देता है। पहले जाएंगे हम लेट्स एनक्रिप्ट में, अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, देखो क्रिएट अकाउंट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने के लिए ईमेल चाहिए, हाउ टू डिप्लॉय 33@gmail.com, और मैं बनाऊंगा यहाँ पे हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। क्या था, ठीक है, करो इसको कंटिन्यू। देखो ये खुलते ही ना एक ऐसा पैनल मिलेगा आपको यहाँ पे, जहाँ पे ये एक वेबसाइट का सेक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना बात ऐसी हो जाएगी, आपने डोमेन लिया होस्टिंजर से, गोडेडी से, कहीं से भी डोमेन लिया। अब आप डोमेन के DNS जो नेम सर्वर है ना वो बदल दोगे। तो फिर जब भी आपको A रिकॉर्ड चेंज करने हैं या तो CNAME रिकॉर्ड चेंज करने हैं, आप होस्टिंजर पे नहीं जाओगे, डोमेन प्रोवाइडर के पास नहीं जाओगे, आप क्लाउड फ्लेयर पे ये सब करोगे। कैसे करेंगे, पहले ऐड करते हैं साइट को। साइट में क्या लिखना है, हमारा जो भी मेन डोमेन है, रूट डोमेन। ठीक है, सब डोमेन यहाँ नहीं मूव हो सकता, सीधा रूट डोमेन ही मूव हो सकता है। हमीद लोहार डॉट टेक, उसको करेंगे ऐड साइट। ये पहले कराएगा वेरिफिकेशन कि भाई डोमेन आपका है कि नहीं है। अपने को फ्री वाला प्लान चूज करना है। ठीक है, स्कैनिंग फॉर एग्जिस्टिंग DNS रिकॉर्ड, सही है, वो उसको स्कैन करने दो। अपने जो एग्जिस्टिंग यहाँ रिकॉर्ड पड़े हैं ना वो स्कैन कर रहा है। ठीक है, A रिकॉर्ड जो भी होंगे वो लिस्ट में आ जाएंगे। देखो ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड हमने करके रखे थे, और जो @ वाला रिकॉर्ड है ना वो ऐसे दिखता है यहाँ पे। इसको हम ना प्रॉक्सी हटा देंगे। ठीक है, प्रॉक्सी नहीं रखने हैं, प्रॉक्सी का बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। इसको कर दी हमने ऐड। अब ये बोल रहा है नेम सर्वर में जो ये लगे हुए हैं उसकी जगह ये वाले लगाओ।
हम देखेंगे ना ऊपर, तो यहाँ पे चेंज नेम सर्वर का ऑप्शन है। हर कोई डोमेन पैनल पे अलग अलग जगह पे ऑप्शन होंगे। तो हम क्या करेंगे, चेंज नेम सर्वर, और इन नेम सर्वर की जगह हम ये वाले नेम सर्वर यूज करेंगे, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2। यहाँ पे एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। एक मतलब दो होते हैं तो एक बैकअप के लिए, ऐसा मान लो। उसने बोल दिया नेम सर्वर चेंज हो गए हैं, अभी जो नीचे वाले रिकॉर्ड है ना वो इनवैलिड है। अगर कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो आपको नीचे वाले रिकॉर्ड ग्रे करके दे देंगे, अब ये काम के नहीं है, इसने कुछ भी ग्रे नहीं किया है। लेकिन हमारे नेम सर्वर अलग है, यहाँ पे मैं कुछ भी करूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसको वेरीफाई कर देते हैं, नेम सर्वर चेक करो क्या हुआ। कॉन्फ़िगर योर नेम सर्वर सेटिंग्स, इंप्रूव सिक्योरिटी, ठीक है भाई कर लो भले। ऑन ऑटो एचटीटीपीएस नहीं करना है, ऑलवेज एचटीटीपीएस नहीं करना है। ये क्या था, पहली चीज क्या थी, एक मिनट, ऑटोमेटिक नहीं नहीं ये नहीं रखना, ठीक है। ब्रॉडली, अरे यार फिनिश कर दो इसको, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पे एक बटन देते हैं, ठीक है। आपको ना कहीं कहीं पे दिखता होगा, कुछ कुछ वेबसाइट खोलते हैं ना तो पहले आता है चेकिंग योर वेबसाइट, चेकिंग योर वेब पेज, वहां पे क्लाउडफ्लेयर लगा होता है। एक्चुअली क्लाउडफ्लेयर मेनली एक रिवर्स प्रॉक्सी है, ठीक है। जो क्या करता है ना, डीडोस अटैक, आपको पता होगा कि जब आपके वेबसाइट पे बहुत सारी ट्रैफिक थ्रो की जाती है, तो इस वाले केस में वो प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट उसके पास आती है। तो वो सब आइडेंटिफाई करता है कि ये डीडोस अटैक वाली ट्रैफिक है कि नहीं है, ठीक है। फिर वो ऐसे पेजेस देता है जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी आपके पास आते होंगे, और उसमें क्लाउड पे लिखा भी होता है, वहाँ चैलेंज होता है आर यू ह्यूमन वाला। उसके बाद पेज रिफ्रेश होके सही जगह पे पहुंच जाता है। ऐसे ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपकी वेबसाइट पे अगर डीडोस अटैक हो रहा है ना तो ये उसको प्रिवेंट कर सकता है, आपका जो सर्वर है उसको बिजी होने से रोक सकता है। इसको मैं रिफ्रेश किया, अब क्या करूंगा, मैं चेक नेम सर्वर करूंगा फिर से। बस इसके नेम सर्वर सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये देखो इसने 24 आवर ऑलरेडी बोल के रखा है, लेकिन हो जाता है, थोड़े टाइम में हो जाता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे 2-4 मिनट में हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए हमारा क्लाउड फ्लेयर ना अब हो चुका है सेटअप, उसका जो डीएनएस प्रोपोगेशन होना था वो सब हो चुका है। अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन तब भी क्लाउड फ्लेयर ने बोल दिया कि नहीं उसके पास डीएनएस का कंट्रोल आ चुका है। तब होस्टिंजर के पास जो डीएनएस का कंट्रोल है ना वो गया, ठीक है। मैं होस्टिंजर फिर से खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। होस्टिंजर में जाऊंगा, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे मेरा डोमेन है, डोमेन को मैनेज करूंगा, मैनेज में अंदर आजा भाई जल्दी आजा। ठीक है, नेम सर्वर्स, देखो यहाँ पे ना कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ए रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैं डिक टूल का यूज करके चेक करूंगा कि भाई सच में ऐसा है कि झूठ बोल रहा है ये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमीद लोहा डॉट टेक सर्च करूंगा, उसका ए रिकॉर्ड नहीं फाउंड हुआ, ठीक है। यहाँ पे अभी भी प्रोपोगेशन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सर्वर 3 जो मैंने दूसरा बनाया था ना उसका ए रिकॉर्ड चेक करूँ। देखो वहां पे ए रिकॉर्ड प्रोपोगेट हो चुका है, ठीक है। ये कहाँ था, क्लाउड फ्लेयर में सेट किया इसको हमने। क्लाउड फ्लेयर में यहाँ डीएनएस का टैब है, डीएनएस के टैब में पूरी लिस्ट मिलती है हमें कि भाई जो रिकॉर्ड्स वाली लिस्ट वहां थी ना वही सेम यहाँ भी है। देखो यहाँ हमीद लोहर वाला डोमेन सेट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक प्रोपोगेशन चल रहा होगा डीएनएस का। लेकिन जो नए वाले हमने यहाँ पे ऐड किए, ठीक है, सर्वर 3 मैंने नया ऐड किया यहाँ पे, जो एडमिन वाला है वो भी प्रोपोगेट हो चुका होगा, ठीक है। एडमिन वाला रिफ्रेश हो चुका है, उसकी भी वैल्यू ये आ चुकी है। इसलिए अगर सर्वर 3 को मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे सर्वर 3 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसको लगाऊंगा मैं HTTPS, एस लगाने से क्या हो गया, सिक्योर नहीं है फिलहाल वो। अभी पुराने तरीके से करते हैं तो हम सर्ट बॉट का यूज करके कर सकते थे, या तो SSL मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते थे। क्लाउड फ्लेयर के केस में अपने को ना सिर्फ इतना करना है कि जो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड डाला है ना, मतलब ये सर्वर 3 का रिकॉर्ड है, सर्वर 3.amitloha.tech, इस आईपी को पॉइंट कर रहा है, हमें बस कर देना है प्रॉक्सी ऑन। जैसे ही हम प्रॉक्सी ऑन करके उसको सेव करेंगे ना तो यहाँ पे क्या करेगा, क्लाउड फ्लेयर बीच में खुद एक रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करेगा। हमने हमारी नोड एप्लीकेशन जो 3000 पोर्ट पे चल रही थी ना, उसको HTTPS लगाने के लिए क्या किया, Nginx का यूज करके रिवर्स प्रॉक्सी लगाया। यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर खुद एक रिवर्स प्रॉक्सी है,
और वो प्रोपोगेट कर मतलब वो सर्टिफिकेट वाला पूरा काम कर देगा हमारे लिए। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर बीच में रिवर्स प्रॉक्सी बन के सर्टिफिकेट की कॉन्फ़िगरेशन हमारे डोमेन के लिए सेट कर देगा अपने आप। अब इसको मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ब्राउजर ये वाला है तो ब्राउजर कैशेस रह सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना दूसरा ब्राउजर एक ओपन करूंगा। ये फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स में मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे अभी तक प्रोपोगेशन हुआ नहीं है ठीक से, इसलिए अभी तक एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पे मैं ना इनकॉग्निटो मोड में जाके ये अपना खोला जहाँ पे ब्राउजर कैसेस वगैरह कम होती हैं, तो अभी एसएसएल का सर्टिफिकेट लग चुका है। और मैं सर्टिफिकेट अगर चेक करूंगा तो मुझे दिखेगा ये क्या गूगल ट्रस्ट सर्विस से आया है। एक्चुअली क्लाउडफ्लेयर का सर्टिफिकेट है लेकिन ये गूगल वाला दिख रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लाउडफ्लेयर ये प्रोवाइड करता होगा। अभी अभी देखो इशू हुआ है ये। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर की एक सर्विस होगी जिसका ये बात कर रहा होगा। इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये पूरा सर्टिफिकेट चेन है। तो हमीद लोहार तक सर्टिफिकेट पहुंचने से पहले कहाँ कहाँ गया, ये देखो ये एक सर्टिफिकेट चेन है, ये एक रूट सर्टिफिकेट है, ये हमीद लोहार सर्टिफिकेट की डिटेल है। ठीक है, कोई नहीं, आफ्टर ऑल हमारा सर्टिफिकेट सेट हो गया अपने आप। अपने को सिर्फ क्या करना होता है, क्लाउडफ्लेयर में जाके प्रॉक्सी ऑन करनी होती। ये करते ही क्लाउडफ्लेयर हैंडल कर लेगा पूरे सर्टिफिकेट वाले सिस्टम को बीच में एज अ रिवर्स प्रॉक्सी काम करके। ठीक है, ये हमें सीडीएन का ऑप्शन भी देता है। ठीक है, अगर क्लाउडफ्लेयर पे लगाया है ना तो हमें सीडीएन भी मिलेगा। सीडीएन मतलब कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कहाँ गया, ये रहा। सॉरी, कंटेंट डिलीवरी बोलते हैं, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं उसको। उसका मतलब क्या होता है ना कि आपका जो कंटेंट है, मतलब जो भी स्टेटिक फाइल है। ठीक है, मान लो आपकी वेबसाइट यूएसए में लगी हुई है। ठीक है, और इंडिया से आप उसको कॉल करते हो, तो यूएसए से इंडिया में आते आते बीच में बहुत सारे राउटर आएंगे, लेटेंसी टाइम आता है। तो क्लाउडफ्लेयर ने क्या करके रखा है ना, हर एक जगह पे, हर एक बड़ी बड़ी जगह पे एक सर्वर लगा रखे हैं। कौन से, कैशिंग सर्वर, जहाँ पे कैश होता है। तो जब भी यूएसए से डेटा आएगा मेरे पास इंडिया में पहली बार, तो वो इंडिया के कैश सर्वर पे ना स्टोर होके फिर मेरे पास आ जाएगा। तो मैं डेटा को देख पाऊंगा जब पहली बार मैंने यूज किया तो बीच में ये कैशिंग आई। ठीक है, इंडिया वाली। अब इंडिया से कोई और बंदा भी इसको कॉल करेगा ना तो अब उसको यूएस नहीं जाना है, अब उसको इंडिया से ही लेके आना है, क्योंकि अब कैशिंग हो गई। अब फिर से यूएस जाके क्या सेम ही डेटा लाना है। ये काम आता है स्टेटिक फाइल्स के केस में। तो उससे क्या होता है ना, हमारी वेबसाइट जो होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमें हर बार यूएस नहीं जाना है, अब इंडिया से काम हो सकता है। तो मतलब यूएस वाला बंदा जाएगा तो उसको यूएस का कैशिंग मिलेगा, मेरे मतलब इंग्लैंड वाले बंदे को इंग्लैंड वाला कैशिंग मिलेगा। तो नॉर्मली लोकल लोकल रीजन में ये कैश सर्वर रखते हैं। इसको बोलते हैं सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जहाँ पे कैशिंग किया जाता है और कैशिंग करके स्पीड बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये प्रॉक्सी ऑन रखते हैं ना तो आपका ऑटोमेटिक कैशिंग भी ऑन हो जाता है। अगर ऐसा करके आप रिएक्ट रिएक्ट वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट चलाएंगे, आपको थोड़ा सा स्पीड में फर्क दिखेगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम आज का सेशन खत्म करेंगे, जहाँ पे हमने एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे असाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को वो सीखा, कैसे सर्ट बॉट का यूज करना है, और जो एसएसएल सर्टिफिकेट खरीदना होता है आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, वहां से भी मिलता है, क्लाउडफ्लेयर से मिल रहा है, फ्री है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। ठीक है, चलता रहता है ये। आप जो देख रहे हैं मतलब मेरे कोर्सेज वाली वेबसाइट पर जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है एक्चुअली क्लाउडफ्लेयर का नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी थर्ड पार्टी का है। उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात, मतलब आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में ना वो देखेंगे हम। वर्सेल और नेटलीफाई और ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको वेबसाइट होस्टिंग देते हैं, लेकिन थोड़े अलग फॉर्म में देते हैं। आपको नॉर्मली पहले जो मिलती थी होस्टिंग, वो सी पैनल या तो पीएचपी के लिए सिर्फ होस्टिंग ले लो, या तो सिर्फ पर्टिकुलर एएसपी के लिए होस्टिंग ले लो। वो सी पैनल वाली होस्टिंग है, वो ट्रेडिशनल तरीका है, वो भी सही है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन फिलहाल जो होस्टिंग के लिए यूज होता है वो होती है सास प्रोडक्ट। ठीक है, उसके लिए आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम इतना रखते हैं।